अगर प्राइवेट संस्था हायर किए हुए वो पेपर चेक कर रहे हैं तो कायदे से वहां कोई ना कोई फूटा निकलेगा। पर जैसे ही स्टूडेंट 10वीं क्लास में एंटर होता है ना, सभी टीचर्स उस पर एक दबाव बनाने लगते हैं। मैं कोई केजरीवाल की भी तारीफ नहीं करता हूँ, लेकिन दिल्ली में आज आप जाओगे तो वहां पे शायद स्कूल में कुछ फीस नहीं, सब सरकारी स्कूल जा रहे हैं। तो इसके लिए तो जनता को आवाज उठानी पड़ेगी कि देखो, जब तक जनता बोलेगी नहीं, ये सरकारें ऐसी है, खाती रहेंगी। 10 स्कूलों में आज भी प्रिंसिपल है, आज भी टीचर है जो 80-80 हजार रुपए, लाख लाख रुपए सैलरी ले रही है। कोई युवा आता क्यों नहीं आगे? पॉलिटिक्स की इमेज ऐसी हो गई है ना कि उनको लगता है कि अगर इसमें गए तो फिर चले ही जाएंगे। आप एक प्रधानमंत्री की जगह पर बैठे हैं, आपके नीचे का अधिकारी कुछ गलत कर रहा है तो आपका वो ध्यान क्यों नहीं उसमें? तो चुप मत रहिए, जितना हो सके उतना लड़ने की कोशिश करिए, जहां हो सके वहां बोलिए, सवाल कीजिए। आप लोग सवाल करना भूल चुके हैं। अपने प्रिंसिपल्स हो, आपके टीचर्स हो, या फिर समाज में कहीं भी कोई हो, उससे सवाल करिए। सवाल करने से डरिए मत। मैं धार्मिक किताबें बहुत पढ़ता हूँ, मैंने आज तक कहीं वहां नहीं देखा कि आपस में लड़ो, अपना ये करो वो करो। यही बोला है, मानवता ही श्रेष्ठ धर्म है। मानवता के लिए लोगों की मदद करो, सबसे बड़ा धर्म ही है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है युग और आप देख रहे हैं युग टॉक्स। सो आज हमारे इस चैनल पर हमारे युवा नेता प्रदीप द्विवेदी, जो कि एक्स सीएम शंकर सिंह बापू के साथ जुड़े हुए हैं, हम इनसे इनकी जर्नी के बारे में और ये जो समाज में कार्य कर रहे हैं उसके बारे में कुछ पूछताछ करेंगे और आपको बहुत कुछ अच्छा जानने को मिलने वाला है इनके थ्रू। तो आइए हम इनसे सवाल करते हैं। तो प्रदीप सर, आपकी पॉलिटिकल करियर में शुरुआत कब हुई? मैं 2016 में 12th पास किया। कॉलेज मेरी एंट्री हुई गुजरात कॉलेज में, कॉमर्स कॉलेज में मेरा बीकॉम चालू हुआ। कॉलेज स्टार्टिंग में कुछ पॉलिटिक्स में आने का मेरा मन नहीं था। मैं धीरे धीरे कॉलेज किया, फर्स्ट सेम सेकंड सेम मैंने क्लियर की। फिर धीरे धीरे मैंने देखा कॉलेज में कई ऐसे मुद्दे हैं, जैसे कॉलेज में हमारी बेंचेस हुई, कई पंखे खराब हैं, कॉलेज में प्रशासन खराब है, कई ऐसे बच्चे, बाहरी बच्चे हमारी कॉलेज में आके वहाँ पे गांजा पी रहे हैं वगैरह वगैरह, दारू पी रहे हैं, वहाँ कैरम खेल रहे हैं, छेड़ती का कांड हो रहा है और भी बच्चों को बिगाड़ रहे हैं मैंने ये सारी चीज़ें जब नोटिस की तो मुझे लगा कि इन सब की कंप्लेंट प्रिंसिपल से क्यों ना करें। तो मैं प्रिंसिपल के पास गया, मैंने कहा सर जरा देखो इस तरह से हो रहा है। तो बोले आप कौन है? मैंने कहा सर मैं इस कॉलेज में पढ़ता हूँ। तो बोले आपका अधिकार नहीं बनता है। तो मैंने कहा किसका बनता है? बोले विद्यार्थी नेता बोले कोई, तो वो अगर रजूआत करेगा तो हम सुनेंगे उसकी। तो वो चीज़ मैंने ध्यान में रख के फिर मैंने एक नई इनिंग की शुरुआत की। उस टाइम पे मैं जुड़ा नेशनल कांग्रेस पार्टी में। तो उस टाइम पे उन्होंने मुझे कॉलेज प्रमुख बनाया था। जब मैं कॉलेज प्रमुख बना तब मैंने कॉलेज में बाहरी एंट्री बंद कर दी। मैंने कॉलेज में एक शुरुआत की कि जो भी कॉलेज का व्यक्ति है कंपलसरी आई कार्ड अगर होगा तो उसको कैंपस में एंट्री मिलेगी। कई ऐसे सुधार किए, कैमरे लगे कॉलेज में। फिर धीरे धीरे जो भी वहाँ पे गांजा पीते थे, दारू पीते थे, सबका बंद करा दिया आना। काफ़ी सुधार किया। वो काम देख के वो पार्टी ने मुझे प्रमोशन दे के अहमदाबाद शहर प्रमुख बनाया। जब मैं अहमदाबाद शहर प्रमुख बना तो मैंने गुजरात कॉलेज हुई, केका शास्त्री कॉलेज हुई, एमबी पटेल कॉलेज हुई, गुजरात यूनिवर्सिटी हुई, गुजरात टेक्निकल यूनिवर्सिटी हुई। यहाँ पे कई ऐसे बच्चे थे जिनकी फी का मुद्दा था, जिनको टैबलेट, अभी आप देखते होंगे कि 1000 रुपये में टैबलेट देते थे। हाँ। तो एक केका शास्त्री का ही मुद्दा है, मैं आपको बताऊँ, वहाँ पे टैबलेट नहीं मिलता था। तो वहाँ पे हम लोगों को फ़ोन आया कि सर हमको टैबलेट नहीं दिया गया, 2 साल हो गए। तो हम लोग वहाँ गए, उनको सर कम से कम वहाँ होंगे 120 या 130 बच्चे होंगे, उन सारों को हमने वहाँ टैबलेट दिलाया। तो ऐसे कई ऐसे मुद्दे थे, कई ऐसे कार्य थे जो अभी गिनती कराने बैठेंगे तो काफ़ी समय जाएगा, लेकिन बच्चों के लिए काफ़ी उनमें हेल्पफुल काम हम लोगों ने किया है। आज के समय में यूथ के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? यूथ के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जॉब, एम्प्लॉयमेंट, जो आज की सरकार में नहीं है। मैं कोई सरकार को दोष देना नहीं चाहता हूँ, लेकिन आज के समय में अगर आप 2013-14 की परिस्थिति देखेंगे और आज 24 और 25 की परिस्थिति देखेंगे तो पहले के शिक्षित युवा लोग बेरोजगार नहीं थे, जो आज की बहुत कंपेरिजन में बहुत ज़्यादा है। आज आप मानेंगे कोई भी सरकार भर्ती निकालती है, 1400-1500 खाली उसमें जो वैकेंसी रहती है, 12-13 लाख रुपए, 12-13 लाख फॉर्म भराते हैं उसमें। एक फॉर्म का सरकार 400-500 रुपये चार्ज लेती है। तो आप वहां से अंदाजा लगाइए कि 1400 की भर्ती में 15 लाख 16 लाख फॉर्म भराते हैं, तो बेरोजगारी कितनी है सरकार में? बेरोजगारी तो है सर, लेकिन जब भर्ती निकालती सरकार उस बीच पेपर लीक की भी प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा है। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? पेपर लीक कब होता है मैं आपको बताऊँ। जैसे मैं एक यूनिवर्सिटी की अपने एग्जांपल दूं, गुजरात यूनिवर्सिटी है। तो जब गुजरात यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी के पेपर लेती है, हमने एग्जाम दी, आपने एग्जाम दी, इनने एग्जाम दी, तो वो पेपर चेक करने का होता है गुजरात यूनिवर्सिटी को, लेकिन वो प्राइवेट संस्था को हायर करती है वो पेपर चेक करने थे। अगर प्राइवेट संस्था हायर किए हुए वो पेपर चेक कर रहे हैं तो कायदे से वहां कोई ना कोई फूटा निकलेगा। आप सरकार में बैठे हो, आप सरकारी यूनिवर्सिटी है आपकी, आप क्यों नहीं चेक कर रहे पेपर? आप प्राइवेट वालों को क्यों दे रहे हैं? तो ये सबसे बड़ी वजह ये है कि आप अगर पेपर खुद चेक करना चालू करेंगे, बाहर के प्राइवेट एजेंसी को हायर नहीं करेंगे, तो पेपर जो फूट रहे हैं वो मुद्दा थोड़ा कम होगा। और एक क्वेश्चन ये है कि जो हमारे आजकल के यूथ हैं,
पढ़ाई कर रहे हैं सिर्फ एग्जाम क्रैक करने के लिए कि मैं कॉलेज में इतना टका पास कर जाऊं। 10th में जो टीचर्स होते हैं उन्हें फोर्स करते हैं कि बेटा आपको कुछ भी करके 90-95 फोड़ना है। हालांकि 9th 8th तक ऐसा कुछ दबाव बच्चों को होता नहीं है, पर जैसे ही स्टूडेंट 10वीं क्लास में एंटर होता है ना, सभी टीचर्स उस पर एक दबाव बनाने लगते हैं कि बेटा तुमको पढ़ना है, इतने टके लाने हैं और इतना लाने के लिए तुम मेरे पास ट्यूशन आओ, ये करो वो करो। तो आखिरी में जो ये दबाव डाला जा रहा है उसका कारण क्या है? देखो ये दो मुद्दे हो सकते हैं। पहले अगर टीचर फोर्स कर रहे हैं कि तुम हमारे पास ट्यूशन पढ़ो, जो गलत है। अगर वो ये फोर्स कर रहे हैं कि 9वीं तक दबाव इसलिए नहीं होता कि 1 से 9 क्लास तक का महत्व इतना नहीं पढ़ने का, वो जनरल नॉलेज में आप गिनती कर लो। 9वीं के बाद पढ़ाई होती है, स्टेप बढ़ जाता है कि आप 10वीं में बोर्ड की एग्जाम है, 11वीं का बोर्ड की एग्जाम है। अगर वो लोग ट्यूशन के लिए फोर्स करते हैं, जो बिल्कुल गलत है। आप फीस क्यों भरते हैं स्कूल में? स्कूल में फीस इसलिए पे करते हैं कि हमको स्कूल की पढ़ाई अच्छी मिले। अगर स्कूल में अच्छी पढ़ाई नहीं मिल रही है और स्कूल के टीचर ही बोल रहे हैं आप ट्यूशन में आओ, तो मैं ये मानूंगा जो वाली ट्यूशन भेज रहे हैं वो पहले गलत है, आप उसका विरोध करें। हाँ, मैं इतना मानता हूँ, विरोध करेंगे आप तो आपको कई तकलीफें भी होंगी, आप अकेले से कोई बदलाव नहीं आएगा, लेकिन आप ही पहले गलत हैं। आप ट्यूशन जाना बंद करें, आप बोले स्कूल वालों को कि हम आपको पैसे दे रहे हैं, आप हमको अच्छे से पढ़ाएं। सही बात, स्कूल वालों को पढ़ाना भी चाहिए। हाँ, पढ़ाना भी चाहिए। लेकिन जो आपने ये बोला कि 1 से लेकर 9 तक बच्चा फ्री होता है, जनरल नॉलेज में पढ़ता है, और 10वीं में आके उसको 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं ये टफ पढ़ाई, 8वीं तक चलता है सारा। तो मेरा एक फ्रेंड था, मेरे साथ 10वीं तक पढ़ा है, 10वीं में फेल हो गया। पता है वो मेरे साथ 5वीं से लेके 9वीं क्लास तक पढ़ा, उसको हिंदी की किताब पढ़ने नहीं आती थी, हिंदी एक लाइन पढ़ने नहीं आती थी। तो इसका जवाबदार कौन है? इसका जवाबदार है वहाँ के टीचर्स, इसके जवाबदार है उसके माँ बाप। क्यों उन्होंने फोर्स नहीं किया कि बच्चा ये पढ़ने नहीं आ रहा तो चल मैं तेरे साथ चलता हूँ। ये हालांकि मैं कोई विद्यार्थियों को आर्ग्यूमेंट करने का प्रश्न नहीं कर रहा हूँ। सवाल ये है कि अगर मेरा बच्चा है वो नहीं पढ़ पा रहा है, क्यों नहीं पढ़ रहा है, मैं उसकी रीजन जानूंगा। रीजन जाना मुझे लगता है कि बच्चे में गलती है तो मैं सुधारूंगा। अगर मुझे लग रहा है टीचर की गलती है तो टीचर को पकड़ना है, बोलना है हम मैडम आपको पैसे पे करते हैं तो क्यों आप इनको नहीं पढ़ा पा रहे अच्छे से, क्या गलती है मेरे बच्चे की, आप मुझे बताओ। और टीचर्स ये दबाव बोलते हैं कि अब 5 घंटे तक बच्चा खाली हमारे पास रहता है, बाकी टाइम घर पर रहता है, तो पेरेंट्स को ध्यान देना चाहिए। देखो मैं आपको बताऊं, आज के टाइम पे एजुकेशन एक टाइप से वो बन गया पैसे खाने की मशीन। हाँ, वो वही धंधा ही जैसे हो गया कि एक तरीके ये से। सरकार में 13-14 की आप बात करेंगे, मैं कोई कांग्रेस भाजपा की बात नहीं कर रहा हूँ, मुझे कांग्रेस भाजपा से मतलब भी नहीं है। हाँ। 13-14 की आप बात करें, 24-25 की आप बात करें, तो पहले कितनी सरकारी यूनिवर्सिटी थी, सरकारी स्कूल थी, और अभी कितनी सरकारी स्कूल है, सरकारी यूनिवर्सिटी है। आज के टाइम पे मेरी बात हम मानेंगे, प्राइवेट यूनिवर्सिटी इतनी बनती जा रही है, प्राइवेट स्कूल इतनी बनती जा रही है कि जो सरकारी यूनिवर्सिटी है, अभी स्कूल वाले जो होते हैं वो प्राइवेट में जाते हैं, और अब जैसे ही कॉलेज में आएंगे तो लोग देखते हैं गवर्नमेंट से हमको कॉलेज मिल जाए, तो उसका विपरीत चल रहा है। अच्छा, मैं कोई केजरीवाल की भी तारीफ नहीं करता हूँ, लेकिन दिल्ली में आज आप जाओगे तो वहाँ पे शायद स्कूल में कुछ फीस नहीं, सब सरकारी स्कूल जा रहे हैं। तो कदाच इस तरह का यहाँ भी सरकारी स्कूल बने, जिसकी वजह से जो प्राइवेट वाले इतना चर खा रहे हैं। आप मानेंगे, आप 15-15, 2-2 हज़ार रुपए फीस ले रहे हैं एक महीने की, क्या है ये? अब जो विद्यार्थी का बाप 10,000 रुपए कमाता होगा बेचारा, वो कैसे उसका 1500 रुपए फीस भरेगा? उसके घर में 4 बच्चे होंगे तो 6,000 तो बेचारे की फीस ही चली गई। तो ये इस पे कंट्रोल कौन लाएगा? सरकार लाएगी। सरकार कैसे कंट्रोल लाएगी? कई रीजन है। अभी मैं आपको बात करूं, वटवा और लाभा और ईशनपुर, ये 3 विस्तार की आप बात करोगे, यहाँ पे कितनी सरकारी स्कूल है? आप सर्च मारेंगे तो कम से कम 10 तो निकलेगी मेरे हिसाब से। 10 स्कूलों में आज भी प्रिंसिपल है, आज भी टीचर है जो 80-80 हज़ार रुपए, लाख रुपए सैलरी ले रही है। बच्चे क्यों नहीं पढ़ा पा रहे? बच्चे क्यों नहीं जा रहे वहाँ पे? आपने क्यों, अब हमारे एजुकेशन मिनिस्टर क्यों नहीं इसमें सर्च मार रहे हैं कि स्कूलों का क्या मुद्दा है, स्कूल में क्यों तकलीफें आ रही हैं? प्राइवेट स्कूल में बच्चा तकलीफ में जा रहा है कि मुझे सरकारी स्कूल में इतनी पढ़ाई नहीं मिल रही है। अच्छा, आप क्यों नहीं प्राइवेट कॉलेज कर रहे हो? जितने भी कॉलेज करते हैं लड़के हैं, उनको पूछा प्राइवेट कॉलेज क्यों नहीं जा रहे हो? अच्छा, प्राइवेट में वो बोलेंगे कि भाई 8-9 हज़ार रुपए फीस ले रहा है, इसके बदले में सरकारी कॉलेज में 1200 रुपए मेरे 6 महीने निकल जा रहे हैं। तो वो जो आपने अप्लाई किया यूनिवर्सिटी में, वो स्कूल में क्यों नहीं अप्लाई हो रहा है? तो ये सरकार की बहुत बड़ी भूल है, नाकामी। सरकार चाहेगी तो स्कूल अच्छे से चल सकती है, फंड आते हैं, एजुकेशन फंड मिलता है। जब बजट पास होता है तो हर एक जात का, शिक्षा से लेके काम से लेके हर एक चीज का फंड मिलता है। तो फंड क्यों नहीं यूज हो रहा है? कौन बीच में खा रहा है? कौन पकड़ेगा इसको? इसके लिए तो जनता को आवाज उठानी पड़ेगी, क्योंकि देखो जब तक जनता बोलेगी नहीं, ये सरकारें ऐसी है खाती रहेंगी। आपको अपने सवाल खुद ही करने पड़ेंगे। जनता जब तक आवाज नहीं उठाएगी तब तक कुछ नहीं होगा। जनता भी ठीक है, अभी आज के टाइम पे ऐसा होता है कि विद्यार्थी है, आप और हम और जो इतने लोग बैठे हैं, ये सब आवाज उठाएंगे तब जाके एक आवाज बनेगी। अब आज का ही विद्यार्थी जीवे, वो पूरा जियो वाले ने फ्री करके दे रखा है। अब क्या होता है, दिन भर रील्स में घुसा रहता है। 3-4 घंटे एवरेज मेरा मानना है कि एक विद्यार्थी को मैंने देखा 2 से 3 घंटे मोबाइल में समय बर्बाद करते हैं। वही 2 से 3 घंटे वो नॉलेज लें, इतिहास जाने,
भूगोल जाने, सरकार में क्या चल रहा है, क्या मौखिक जवाबदारी है, क्या हमारे विस्तार के लोगों को चाहिए, समाज को क्या चाहिए, मैं क्या पढ़ सकूं जिससे मेरा समाज आगे बढ़ सके। ये चीज में अगर वो रोज के 2-3 घंटे डालेगा तो मेरा मानना है कि आज का जो युवा है वो सरकार से सवाल जरूर करेगा। और सर रील्स ये दिमाग खराब कर देती है, पता है कंसंट्रेशन लेवल जो होता है ना बिल्कुल खत्म सा हो रहा है। बीच में टिकटॉक बैन करा दिया सरकार ने, टिकटॉक में भी ऐसे ही होता था वही, क्योंकि पता है उसमें जब रील 30-30 सेकंड की आती है, हर 30 सेकंड में हमारे इमोशंस ब्रेन के चेंज होते रहते हैं। बहुत। और ये चीज होना बहुत गलत है, पता है जब कंसंट्रेशन के लिए ये चीज नहीं होनी चाहिए। हमको अगर एक बुक कोई सी भी पढ़नी है तो उसके लिए हमारा दिमाग स्थिर होना चाहिए, और रील्स देखने की वजह से दिमाग सबसे खराब बड़ी हो बात जाता है। ये है कि अगर सरकार अगर वाकई में यूथ के बारे में सोचती है तो उनको ये जितने भी OTT प्लेटफॉर्म है सारे बैन कर देने चाहिए। पहले के टाइम पे ये था सेंसर बोर्ड, सेंसर में मूवी डालते थे डायरेक्टर, वहां से अप्रूवल होता था तो थिएटर्स में लगती थी। आज इतनी मतलब 18+ मूवी जो आज के यूथ को बर्बाद कर रही है वो OTT पे आ रही डायरेक्ट, और लोग देख के बिगड़ रहे हैं। आज 16, 17, 18 साल के बच्चे, मैं तो हालांकि अपने युवा की बात करने आया हूँ तो मैं इतना ही बोलूंगा, आज के 16, 17, 18 साल के बच्चे OTT प्लेटफॉर्म के बारे में पूछो तो उनको नेटफ्लिक्स पता है, Amazon प्राइम पता है, हर एक चीज पता है। अच्छा उनको गाने पूछोगे तो एक एक चीज पता है। क्यों पता है? के साथ याद है। ये उनकी गलती नहीं है, मैं उनको गलती नहीं ठहराऊंगा। ये गलती है कि जो नेट फ्री हुआ और नेट फ्री का उन्होंने सदुपयोग नहीं किया। वो घुस गए रील्स की दुनिया में, वो घुस गए टिकटॉक की दुनिया में, वो घुस गए वो PUBG की दुनिया में। इसी की जगह पे वो इतिहास जानेंगे भारत का कि राजाओं महाराजाओं ने क्या योगदान दिया है, कितने ये हमारे भारत का क्या इतिहास है। तो ये इतिहास जिस दिन वो जानेंगे, धर्म जिस दिन जानेंगे अपना, जिस दिन वो जानेंगे कि हम जिस धर्म से, वो धर्म हमको क्या सिखा रहा है, उस दिन वो सही लाइन पे चलना चालू कर देंगे। इसमें सर पता है दिक्कत क्या है, जो ये बॉलीवुड वाले हैं ना, इन्होंने अपने आप को इतने सादगी से, इतने अच्छे से परोसा है ना लोगों को, जनता को। बॉलीवुड वाले कभी सादगी से नहीं परोसे। वो सादगी नहीं, वो सादगी नहीं, जो मैं इसके तरह कितने अच्छे से परोसा है कि लोग उसके दीवाने हो गए। मतलब ये हीरो ये कर रहा है, ये पावर है, जहां जा रहा है घूम रहा है, लोगों को पता है उसकी अपसाइड दिखाई गई तो लोग उसके दीवाने हो गए कि मुझे भी ऐसा जीना है, मुझे भी ऐसा करना है। तो वो उसके भाव में भी आगे आज देखो, ज्यादातर लोग पता है मुझे शाहरुख बनना है, मुझे ये बनना है, गर्ल्स बोलते हैं मुझे हीरोइन बनना है। क्यों कोई ये क्यों नहीं कहता कि मुझे नेता बनना है? कोई युवा आता क्यों नहीं आगे? पॉलिटिक्स की इमेज ऐसी हो गई है ना कि उनको लगता है कि अगर इसमें गए तो फिर चले ही जाएंगे। ऐसी इमेज क्यों पॉलिटिक्स के लोगों के मन में है? देखो पॉलिटिक्स की इमेज इसलिए खराब है कि इसमें कई रीजन है। पहला मुद्दा मैं आपको बताऊं कि जैसे भी कोई भी छोटा कांड होता है, सरकार है, भाजपा की सरकार है, कांग्रेस की सरकार है, ये सरकारों में कई अच्छी भी सरकार थी। मनमोहन सिंह की सरकार में कई ऐसे काम किए थे। देखो सरकार आती है जाती है, लेकिन सरकार के जो अच्छे काम है हमको उसको हमेशा याद करना है। अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में अच्छे काम हुए, मनमोहन सिंह जी के सरकार में अच्छे काम हुए। अच्छे काम के साथ साथ हमको ये भी देखना है कि सरकार में कुछ गलत तो काम नहीं हुआ है। अच्छा मैं इतना मानता हूँ कि आप एक प्रधानमंत्री की जगह पर बैठे हैं, आपके नीचे का अधिकारी कुछ गलत कर रहा है तो आपका वो ध्यान क्यों नहीं उसमें? मुझे ध्यान जरूर देना है। आज भी आप मानेंगे गुजरात में हर दिन रेप की घटना आती है, हर दिन बलात्कार की घटना आती है, सरकार उस पर नियंत्रण क्यों नहीं लाती है? 7 दिन के अंदर साबित करो कि ये आरोपी है रेप का, फांसी लगाओ, जाहिर में उसको पूरा करो पिक्चर। 2 बार ऐसा काम तो करो आपने कागज पे कानून बना दिया है कि रेप वाले को आजीवन कारावास के फांसी की सजा, पर अप्लाई कितने में हुए? कितने लोगों को आपने दिए हैं? आज के बच्चे बिगड़ क्यों रहे? सर माँ बाप की तो गलती है ही है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा आज के बच्चे बहुत बिगड़ गए। आज के बच्चे बहुत टैलेंटेड बच्चे हैं जो देश को प्रेजेंट कर रहे हैं। कई ऐसे बच्चे मैंने देखा है, अभी मैंने देखा था बीच में कि ये बेचारे हाथ पैर नहीं थे, पैर एक नहीं था बेचारे, लेकिन दौड़ में फर्स्ट लाया है। ऐसे भी कई देश के बच्चे हैं। अगर आप में वो जुनून नहीं करेंगे, देखो बच्चे कभी गलत नहीं होते, उनको जो सिखाया जाएगा वो जो देखेंगे वो करते हैं, और वो दिखाने वाला कौन है? आज की स्कूल है, हम जैसे कि 6 साल के होते हैं हमको KG 5 साल का तो KG1 में डाल देते हैं। अब हम 5 साल से लेकर 16 साल तक स्कूल में रहते हैं। वो 10 साल के बीच में हम जिन शिक्षकों के साथ पढ़ रहे हैं, अगर वो शिक्षक हमको सही से ट्रेन कर रहे हैं, सही से मैनेज कर रहे हैं, तो मैं इतना मानता हूँ कि 12वीं पास करके निकलने वाला वो बच्चा ब्रिलियंट बनेगा और कुछ देश और राज्य के लिए अच्छा करेगा। पर वो जवाबदारी स्कूलों की है। सर आपसे मेरा नेक्स्ट सवाल ये है कि धर्म और जाति के नाम पे यूथ को बांटना, तोड़ना मरोड़ना, अलग करना, लड़ाना, क्या ये सही बात है? देखो इसके 2 पहलू हैं। सबसे पहली बात तो मैं ये बोलूंगा, धर्म के नाम पे कभी भी किसी को मत बांटो। लेकिन दूसरा ये बोलूंगा, धर्म जरूर जानो। आप मुस्लिम हो तो आपका धर्म जानो, आपको मुबारक है। मैं हिंदू हूं तो मुझे जानना है कि मेरा धर्म, मुझे मेरा सनातन संस्कृति क्या कहती है। जिस दिन जो इंसान धर्म जान लेगा वो कभी आपस में नहीं लड़ेगा। जो आपस में लड़ रहे हैं इनको कभी पूछेंगे कि भगवत गीता का 18वां अध्याय बोल दो, 16वां अध्याय बोल दो, 14वां अध्याय बोल दो, उनको नहीं पता होगा। अभी इसी अपोजिट में कोई मुस्लिम को जाके बोलो कुरान की 4 चीजें हमको बता दो, नहीं पता है। जो धर्म जानता है, मैं धर्म मेरा जानता हूँ, मेरा धर्म मुझे क्या सिखाता है,
जो धर्म जानेगा वो कभी धर्म में नहीं लड़ेगा। आपस में लड़ने वालों को 4 किताबें नहीं पता है। जो पढ़ा लिखा इंसान है, जो धर्म जानता है, जो आज का एजुकेटेड इंसान है, वो कभी धर्म के विषय में नहीं लड़ता है। लड़ाने वाले कौन होते हैं? पॉलिटिकल पार्टी। पॉलिटिकल पार्टी के भी पर्सनल अपने स्वार्थ होते हैं। आज अगर आप और हम नहीं लड़ेंगे तो उनको वोट कैसे मिलेगा? समाज में ऐसे मुद्दे भी कई हैं। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि मतलब सारे लोग अच्छे हैं धर्म के लिए। कई ऐसे लोग हैं जो समाज में मतलब बहुत गंदगी फैला रहे हैं, और कई अलग अलग धर्म जाति के लोग हैं। तो उससे ये मतलब नहीं है कि उससे कोई समाज गलत है। हाँ, वो लोग गलत कर रहे हैं तो इसका दोष मैं समाज को जरूर दूंगा कि आपके समाज में अगर कोई ऐसा लोग है, मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा, अगर लगता है आपको कि ये गलत कर रहा है मेरे विस्तार में, कि लुक्खागिरी कर रहा है, कि कुछ सिगरेट पी रहा है, कि दारू बेच रहा है, कि ये कर रहा है, तो आप उसको पकड़ो, हटाओ साइड में। समाज में जो न्यूशन कर रहे हैं, ये छोटी मैंने बात की, मुझे बड़ी मुद्दे तक जाना नहीं कि क्या गलत होता है। अगर आपको लगता है कि समाज विरोधी है, लगता है कि ये कुछ गलत कर रहा है जिससे हमारा समाज का नाम खराब होगा, तो उसको हटाओ। कई अच्छे लोग हैं समाज में। समाज एक कब रहेगा कि आप में जब एजुकेटेड बनेंगे। एजुकेटेड का मतलब होता है कि आप चीजें जाने, गुलामी ना करें कि एक विचारधारा की गुलामी हमने कर ली। आप और हम तब समाज के प्रेमी बनेंगे जब आप और हम अपना धर्म जानेंगे। धर्म कभी नहीं सिखाता लड़ो। आप और मैं है तो आपने कभी आपका धर्म देखा हो, मैंने मेरा धर्म देखा हो। मैं जहाँ तक मैं किताबें पढ़ता रहता हूँ, मैं धार्मिक किताबें बहुत पढ़ता हूँ। मैंने आज तक कहीं वहाँ नहीं देखा कि आपस में लड़ो, अपना ये करो वो करो। यही बोला है, मानवता ही श्रेष्ठ धर्म है। मानवता के लिए लोगों की मदद करो, सबसे बड़ा धर्म ही है। राम के लिए लड़ने के लिए तो सब तैयार हो जाते हैं, पर राम मैं के भी उसमें, आदर्शों मैं भी हूँ। पर राम के आदर्शों पे चलता कोई नहीं है ज्यादा। देखो, आप राम के लिए लड़ते वही भी हो, बोल रहा पर हूँ। आपके अंदर राम के कुछ आदर्श है, मैं देखो, समझता हूँ, मैं देखता देखो। हूँ, लेकिन राम के आदर्शों पे कितने लोग खड़े उतर पाते हैं? राम भगवान जो है वो हमारे बहुत ही धर्म के बहुत ही ऊंचे पद पर है। उनका जो रास्ता है बताया हुआ चलने वाला, अगर वो लोग फॉलो, देखो वो तो इतने बड़े, उनके धूल के कण बराबर हम नहीं है, कलयुग में कोई नहीं है, लेकिन वो जो बताते हैं मानवता का रास्ता, सत्यता का रास्ता, लोगों को चलना चाहिए। मैं चल रहा हूँ, लोगों को सिखाता हूँ चलने के लिए। वो कब पॉसिबल होगा कि आज हम 10-12 लोग यहाँ बैठे हैं। हम 10-12 लोग आज ही संकल्प ले कि हम आज के बाद धर्म के विषय में नहीं लड़ेंगे, हम हमारा धर्म जानेंगे। हम लोगों को मोटिव करेंगे कि आप पढ़ो, आगे बढ़ो। हम लोगों को बताएंगे कि किस तरह से शिक्षा कैसे आगे बढ़ सकती है। शिक्षा में आप क्या जाने, अब संविधान पढ़े, संविधान में आपको कानूनी धाराएं पता चलेंगी जिससे आप स्वयं लड़ सकते हो। आज आपके रोड गली रास्ते का मुद्दा है, आप क्या करोगे? आपको कुछ पता नहीं है। क्यों? कानून जानो आप। जिस दिन आप कानून जान लोगे, जिस दिन धर्म ज्ञान लोगे, जिस दिन देश के बारे में जान लोगे, उस दिन आपको कोई भी चीज की तकलीफ पड़ने वाली है नहीं। बल्कि मैं ये बताऊंगा, आप 4 दिन को उसका ज्ञान दोगे। नहीं सर, लोग यहाँ पता है सोचते हैं कि कंधे उठाते हमें क्या, हमारा तो चल रहा है, तो इसीलिए कौन बोले, इसी की वजह से सब बर्बाद हो रहा है ना। इसीलिए बोला, जिस दिन आप किताबें पढ़ेंगे, धर्म जानेंगे, कानून जानेंगे, तो आपको किसी कंधे पे हाथ रखने की जरूरत नहीं। आपका खुद का कंधा है। आप 4 दिन को अपने कंधे पे लेके चलो। 4 दिन का मुद्दा आप खुद सोल्व करो ना। हमको क्यों किसी पे डिपेंड रहना है? आप खुद जानो कानून, आप खुद जानो पढ़ाई। आप आज का यूथ क्यों आज ऐसा है? आज का यूथ इसलिए खराब है कि आप दूसरे के, अब जैसे कि मैं, कई ऐसे बच्चे आते हैं मेरे से मदद मांगने। अभी मैं आपको एक बताऊं, 15 से 20 बच्चे, मैं शर्मा जी साथ में ही थे, 15 से 20 ऐसे बच्चे थे जिनकी आंख नहीं देख नहीं पाते हैं। तो उनकी एग्जाम में शर्मा जी, हम साथ में, हमारी टीम उनकी 3 वर्ष तक की, यानी वो बीकॉम कोई कर रहा है, कोई बीए कर रहा है, इस तरह 3 साल तक एग्जाम देने हमारी टीम जाती है। अच्छा, वो स्वाभाविक वो बच्चे के किसी के कंधे पे हाथ रख रहे हैं, उनको सहारा चाहिए। कई ऐसे बच्चे हैं कि भैया देखो ना, टेबलेट नहीं मिल रहा है। अरे नहीं मिल रहा है तो लड़ उसके लिए। जब वो तुझे सही से जवाब नहीं देंगे तो हम तेरे लिए बैठे हैं। तो कंधे पे हाथ रखने, अच्छा वो क्यों नहीं लड़ पा रहा है, उसको कानून नहीं पता कि भैया कैसे सिस्टमेटिक लड़े। तो उसके लिए भी जिस तरह 3 घंटे तक रील्स हम देखते हैं, तो 3 घंटे तक नॉलेज की चीजें देखेंगे तो ये सत्य होगा। और कल उठ के आज जितने भी यूथ हैं, मैं तो ये मानता हूँ कि 13-14 का राजकारण अच्छा था। वहां तब के यूथ अग्रेसिव सरकार के सामने आंदोलन करते थे। आज के यूथ को मतलब नहीं है। बोले कौन बाहर निकलेगा, सोशल मीडिया पे डाल दो ये सरकार गलत है, बस बाहर रोड पे नहीं निकलना है। रोड पे नहीं निकलोगे तो आपका कोई मुद्दा सोल्व होने वाला नहीं है। सोशल मीडिया पे हर दूसरे मिनट पे कुछ ना कुछ नया वायरल होता रहता है। आपका मुद्दा कब तक जाए कुछ पता नहीं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आपने अभी तक यूथ के लिए क्या क्या कार्य किए, कुछ इसके बारे में हमारे जनता को बता सकते हैं? मेरे हिसाब से अभी तक मैंने 70 से 80 ऐसे स्कूल बच्चे होंगे जिनकी फी माफी कराई अलग अलग स्कूल में। किसी का 55,000 माफ कराया, किसी का 1.5 लाख माफ कराया। कई ऐसे स्कूल हैं, जैसे कि मैं 4-5 स्कूल का नाम, सीवन स्कूल में एक बार में कोई बच्ची को बेचारी को परेशान कर रहे थे तो वहां में गया। फिर शीतल सरोवर स्कूल है,
वहाँ पे एक बच्चे को परेशान कर रहे थे, वहाँ गया। फिर हमारा गुरुकुलम स्कूल है, वहाँ 55,000 रुपये कुछ, प्रिंसिपल बहुत अच्छे थे वहाँ के, तो सहयोग दे के माफ कर दिया। ऐसे कई ऐसी स्कूल है जहाँ पे बहुत आंदोलन किया। गुजरात यूनिवर्सिटी में जितनी कॉलेजें लगती हैं, गुजरात टेक्निकल यूनिवर्सिटी में जितनी कॉलेज लगती हैं, वहाँ पे टैबलेट का मुद्दे हो, वहाँ पे फी के मुद्दे हो, वहाँ पे एग्जाम डिले हो रही उसके मुद्दे, उसके ऊपर हमने एग्रेशन में आंदोलन किए हैं। कई हमने उसका एग्रेशन में आंदोलन का हमको सक्सेसफुल परिणाम भी मिला है, बच्चे खुश भी हुए हैं। कई ऐसे, जैसे मैंने आपको बताया कि कई बेचारे आँख से नहीं देख पाते, ऐसे बच्चों की एग्जाम देने हम जाते हैं। हर महीने हमारी टीम में मैं रहे, हमारे भाई रहे, हम लोग कई सेवा का कार्य करते हैं। कंबल वितरण करना, गरीबों में अनाज वितरण करना, लोगों को मिलना, लोगों की जो जरूरत है उसको पूरी करना जहाँ तक बन सके। कई लोगों की फी भी भरते हैं आज भी जिनके माँ बाप नहीं है। जितना हो सकता है, आपके जैसे हम भी सामान्य घर के इंसान है, लेकिन हम क्या करते हैं कि हम जानते हैं कि हमारी इनकम लाख रुपए है, तो हमारा जो पर्सनल खर्चा है, हमने जैसे कि आज का यूथ सिगरेट, बीड़ी, दारू, गुटखे में बेकार हो गया, हमने वो सारा खर्चा पाला नहीं है, तो हम उस खर्चे से हमारा 30, 40, 50 हजार जो निकलता है वो हम सेवा का कार्य हर महीने में डिवाइड करते हैं और करते रहते हैं। धीरे 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 समुद्र भरेगा। सो दोस्तों, जैसा कि अभी हमने सर से बात की तो हमें एक समाज के कई ऐसे मुद्दों के बारे में जानने को मिला जो कि घटित हो रही थी, और इनके बारे में जानने को मिला कि उन्होंने कितने अच्छे कार्य कर रहे हैं। तो मेरा इनको अपने यूट्यूब चैनल पर लाने का अर्थ क्या था, मैं ये बताना चाहता था कि समाज में ऐसे लोग भी हैं जो अच्छे काम कर रहे हैं, तो आपको भी इन्हीं की तरह बनना है और इनसे कुछ सीखिए, आवाज़ उठाना सीखिए। अगर आपके साथ, आपके गली मोहल्ले में, आपके स्कूल में, आपके कॉलेज में, आपके किसी भी क्षेत्र में कुछ गलत हो रहा है तो चुप मत रहिए, जितना हो सके उतना लड़ने की कोशिश करिए, जहां हो सके वहां बोलिए, सवाल कीजिए। आप लोग सवाल करना भूल चुके हैं, अपने प्रिंसिपल्स हो, आपके टीचर्स हो, या फिर समाज में कहीं भी कोई हो, उससे सवाल करिए। सवाल करने से डरिए मत, सवाल करना जरूरी है, तभी तो जवाब मिलेगा। इनसे नहीं मिलेगा तो उनसे, किसी न किसी से जवाब आपको मिलेगा। तो मेरा आपसे ये अनुरोध है, हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक करें, फॉलो करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको कोई सी भी दिक्कत होती है तो हमारे प्रदीप सर का इंस्टाग्राम अकाउंट है, उसे फॉलो करें। मैं इंस्टाग्राम अकाउंट इनका डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। बाकी जनता जनार्दन की जय हो। इस वीडियो में जो कुछ भी अच्छाइयाँ हैं सब आपकी है और जो कुछ भी खामियाँ हैं सब मेरी।